अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान इलाही और हम हैं यूनिट 5 नाइन्थ के यूनिट 5 डैफोडिल्स पर। हम इसका ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग देख चुके हैं, तो आइए हम देखते हैं जो सेंटेंसे पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक दो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले, हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स, यानी आप स्टार्स को डैफोडिल्स के साथ कैसे कंपेयर करेंगे। डैफोडिल्स एंड स्टार्स आर गिविंग शाइन, सो वी कैन कंपेयर डैफोडिल्स विद स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट फील इन द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स, यानी डैफोडिल्स की कंपनी में, डैफोडिल्स के साथ या उनकी सोबत में शायर कैसा फील करता है। ही फील्स हैप्पी इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। आंसर होगा ही फील्स हैप्पी इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। तो आइए हम आगे चलते हैं। कंप्रीहेंशन में यहाँ पर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। What is the central idea of the poem? Central idea of the poem को हम कह सकते हैं, The central idea of the poem is that nature attracts man, यानी फितरत इंसान को हमेशा अट्रैक्ट करती है। What do the daffodils represent in the poem? डैफोडिल्स पोएम में किस चीज़ को पेश करते हैं। डैफोडिल्स represent beauty of nature. Daffodils represent beauty of nature. What wealth do memories of the scene give to the poet? The poet receives wealth of happiness when he memorizes daffodils. The poet receives wealth of happiness when he memorizes daffodils. Next question है, list the words that heighten the sound effect in the poem. तो poem में कौन से लफ्ज़ जो हैं वो साउंड इफेक्ट पैदा करते हैं, ये पूछा है। आइए पोएम में चलते हैं आपको सिखाने के लिए। जैसे क्लाउड और क्राउड, ट्रीज और ब्रीज, जैसे शाइन और एंडिंग लाइन, जैसे ग्लास और डांस। तो इस तरह के लफ्ज़ जो हैं वो आप आंसर में एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो लिख सकते हैं, साउंड इफेक्ट पैदा करने वाले जो हैं वो लफ्ज़। अगला क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द पोएट हाइटन्ड द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज एक ऐसी ज़ुबान जो हिंसी अदादोशुमार को पेश करती है, यानी किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करके पोइट ने जो है वो पोइम को खूबसूरत बनाया है। तो इन्हीं अल्फाज की एग्ज़ाम्पल देकर हम इसको भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिमिली। तशबीह को कहते हैं, यानी दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को किसी मुश्तरक सिफ्त की बिना पर एक जैसा बताना। यहाँ पर इंग्लिश में डिफ़ाइन किया हुआ है, मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ। ये फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, यानी किसी बयान की जो साख्तें हैं वो कौन सी होती हैं। तो शायरी में आम तौर से हम इस्तेमाल करते हैं सिमिली को या मुशाबहत को, तशबीह को, यानी दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करना जिनमें कोई एक सिफ्त मुश्तरक हो। जैसे हर आइज़ ट्विंकल्ड लाइक स्टार्स, यानी किसी लड़की की आँखों को तशबीह दी हुई है चमकते सितारों की तरह से। शी वॉज़ एज बिज़ी एज अ बी,
यानी वो इतनी मसरूफ़ थी जैसे कोई शहद की मक्खी और उसके मसरूफ़ रहने के लिए कंपेयर किया गया है, तशबीह को इस्तेमाल किया गया है। अगला फिगर है मेटाफोर। ये भी कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दो चीज़ों में, लेकिन जो सिमाइल या सिमिली है वहाँ पर हम लाइक या एज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें हम हू बहू किसी चीज़ को वही कह देते हैं जिससे तशबीह देनी हो। जैसे ही प्रूव्ड अ लायन इन दी फाइट, यानी वो लड़ाई में शेर साबित हुआ। हम अगर कहते ही प्रूव्ड लाइक अ लायन तो ये तशबीह या सिमिली थी, लेकिन हमने डायरेक्ट कह दिया ही प्रूव्ड अ लायन इन दी फाइट, तो ये फिर मेटाफोर है। हिज हार्ट इज़ रेड, रेड रोज़, उसका दिल सुर्ख गुलाब की तरह से है, तो ये भी मेटाफोर हुआ। पर्सोनिफिकेशन यानी किसी करैक्टर को पर्सन बनाकर पेश करना। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी करैक्टर को पर्सन बनाकर पेश कर देते हैं। जैसे द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन दी डार्क, यानी शमा का शोला अंधेरे में नाचा। तो शोले नहीं नाचते, नाचना जो है वो इंसान की तशबीह जैसा है, तो हमने उसे पर्सोनीफाई किया है। द सनफ्लावर्स नोडेड, नोड का मतलब सर हिलाना होता है, तो नोडेड जो है वो शख्सी सिफ्त है सर को हिलाना, तो यहाँ पर सनफ्लावर्स के लिए नोडेड इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है ये पर्सोनीफाई किया गया है। अगला फिगर ऑफ स्पीच देखिए, इमेजरी। इमेजरी इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स यूज्ड टू क्रिएट मेंटल इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर। यानी आसान लफ्ज़ों में हम यूँ कहेंगे, इमेजरी जो है वो इमेजिनेशन है जो इंसान को विजुअली यानी देखने के तौर पर, ऑडिटरी यानी सुनने के तौर पर, स्मेल यानी सूंघने के तौर पर, टेस्ट यानी चखने के तौर पर, और टच यानी छूने के तौर पर, यानी सेंसेस के तौर पर इंसान को जो है वो किसी इबारत का जो है वो एहसास दिलाती है, तो वो इमेजरी होगी। जैसे ह्यूज ट्रीज़ इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, ये विजुअल मिसाल होगी। द रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का सरसराना, ये ऑडियो होगा। सेंट ऑफ एप्पल्स, ये स्मेल है। और स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, ये टेस्ट है। रग्ड एंड रफ पाथ, ये टच है। तो हमने फिगरेटिव ऑफ स्पीच जो है वो सीख लिए हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ फ्यू सिमिलीज, मेटाफोर्स एंड अ personification. कैन यू आइडेंटिफाई देम? यानी ये कुछ मिसालें उसने खुद ही दी हुई हैं, तो वो हमसे कह रहा है कि इसको जो है वो शनाख्त करें। टाइम इज़ मनी, तो टाइम इज़ लाइक मनी नहीं कहा गया, यानी ये सिमिली नहीं है, ये मेटाफोर है, तो हम इसको जो है वो मेटाफोर कहेंगे। एज़ बिज़ी एज़ अ बी, चूँकि एज़ इस्तेमाल हुआ है तो एज़ जो है वो सिमिली की निशानी है। द विंड विस्पर्ड द र्यूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट, हवा ने जंगल की अफवाहों की सरगोशी की, तो ये इमेजरी है। अभी हम इमेजरी के बारे में पढ़ रहे थे। एज़ जेंटल एज़ अ लैम्प, यानी भेड़ के बच्चे की तरह से शरीफ, तो ये भी तशबीह है यानी सिमिली है। द सॉरी इंजन वीज्ड इट्स डेथ कफ, तो ये इंजन ने अपनी मौत की सिसकी ली, इसका मतलब है ये पर्सोनिफिकेशन है, पर्सन की तरह से पेश किया गया है। द हार्ट ऑफ लायन से मुराद यानी तशबीह नहीं है, ये मेटाफोर है। कुछ और एग्जांपल्स देखें। द एप्पल ऑफ माई आई, ये भी मेटाफोर है, यानी आँख का तारा होना, आँख बहुत प्यारा होना, इससे मुराद है। एज़ कनिंग एज अ फॉक्स, ये एज़ के तौर पर सिमिली है। ब्राउन ग्रास वाज बिगनिंग फॉर वाटर, बेगिंग फॉर वाटर,
जो भूरी घास थी वो इल्तजा कर रही थी पानी के लिए। तो ये पर्सोनिफिकेशन है, हम इसको मेटाफोर या सिमिली नहीं कह सकते। एज़ वाइज एज एन ओल, तो ये एज़ इस्तेमाल हुआ। एज़ या लाइक के इस्तेमाल होने से आपको जो है वो पहचान हो जानी चाहिए कि वो सिमिली है। ब्लैंकेट ऑफ स्नो जो है वो ये भी सिमिली नहीं है, तो इसको भी हम जो है वो मेटाफोर कह सकते हैं। एज़ ब्लैक एज अ क्रो, ये भी एज़ के लिए जो है वो सिमिली की तरह से ही हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ थिसॉरस टू फाइंड 3 more synonyms। ये सिनोनिम्स ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो आपस में एक जैसे मीनिंग रखते हैं। जैसे सा का मतलब भी देखना है, ग्लांस का मतलब भी देखना है, गेज़ का मतलब भी देखना है। तो पीप का मतलब झांकना होता है, लुक का मतलब देखना होता है, वॉच का मतलब भी देखना होता है। हमने 3 और लफ्ज़ जो हैं वो भी देख लिए। तो इसी तरह से शाइन, ट्विंकल, स्पार्कल, ब्राइट, तो इस तरह के और लफ्ज़ भी हैं, वो भी हम यहाँ से शनाख्त कर सकते हैं। Connotation means the attitude and feeling associated with a word as exposed to its literal meaning। यानी connotation किसी लफ्ज़ का इस्तिलाही मानी है। अगर हम सॉलिट्यूड कहते हैं, पीछे मीनिंग बताते हुए भी मैंने आपको बताया था कि सॉलिट्यूड खुशगवार तन्हाई है, तो ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है। तो जो लोनलीनेस है वो नेगेटिव कॉनोटेशन है, यानी ऐसी तन्हाई जो आपको दुख देती है, तो ये उसका नेगेटिव कॉनोटेशन है। स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनोटेशन, यानी यहाँ पर बताया गया है। गेज़ का मतलब होता है शौक से देखना और स्टेयर का मतलब होता है घूरना। तो जो गेज़ है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन होगा और स्टेयर जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन होगा। शाइन का मतलब ऐसे ही इस तरह से चमकना कि वो अच्छा लगे, तो ये पॉजिटिव है। ग्लेयर जो है वो भी चमकना है लेकिन ये नेगेटिव है। तो इस तरह से हम बाकी चीज़ों को भी जान सकते हैं। इसके बाद ग्रामर में कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन हैं जो कि आपको पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, इज्तिमा का, इकट्ठ का मीनिंग देते हैं। जैसे कैटल, जैसे क्लास, जैसे कमेटी, इस तरह के लफ्ज़ जो हैं आप इसमें जान सकते हैं। इसके अलावा पार्टिसिपल देख लीजिए। पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन, यानी किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल हुआ एडजेक्टिव जो है वो उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो आईएनजी के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे द लाफिंग बॉय, द लाफिंग लेडी, यानी ऐसा एडजेक्टिव जो आईएनजी से बना हुआ है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे फॉलिंग टेम्परेचर, जैसे स्टिंगिंग रिमार्क। और ऐसा पार्टिसिपल जो सेकंड फॉर्म से बना हुआ है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे टायर्ड डांसर, द इंजर्ड प्लेयर, द क्रैक्ड वेस। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन के साथ जो है वो फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।